हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद रहा है। पुराने जो भी हम लोगों ने चैप्टर्स की बात की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। और इसमें स्पेशली इसका एक एस्पेक्ट आता था जिसमें हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो उससे पहले आप ये समझिए कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या क्या उद्देश्य क्या है। सबसे पहला तो है कि सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना का अर्थ क्या होता है। एक होता है सोशल और एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसी आधारित संरचना का अर्थ क्या है और साथ में इन क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां मौजूद है हमारे देश में। ठीक है। ओवरऑल अगर आप कभी कभी न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफी शिकायत रहती है। और पिछले कुछ वर्षों में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं और रेलवे है, इसमें काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, वो कभी मैं अलग से बताऊंगा। अभी आप समझिए कि पहला उद्देश्य तो हमारा ये है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की भूमिका क्या होती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो क्यों इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। डायरेक्टली क्या इंपॉर्टेंट होता है या इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट होता है या दोनों तरह से इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है रोड्स, क्यों इंपॉर्टेंट है स्कूल्स, क्यों इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल्स, क्यों इंपॉर्टेंट है रेलवे लाइन, क्यों इंपॉर्टेंट अच्छे हैं पोर्ट्स। ये सारी चीजें, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, तो ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से काम करती हैं, इसकी बात करेंगे। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि आधारित संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा की क्या भूमिका है। ऊर्जा में हम लोग गैस पाइपलाइंस होती हैं, अलग अलग देशों से भी निकल करके आती हैं। फिर ऑयल का कैसा सिस्टम है। अभी तो शहरों में भी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, तो कुछ लोगों के तो गैस सिलेंडर्स आते हैं, कुछ लोगों के यहाँ जो गैस होती है उसकी पाइपलाइन रहती है, शहरों में भी बिछा दी जाती है और लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। तो वहां पर ऊर्जा जब हम देखते हैं ना, तो ऊर्जा में ऑयल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑयल है और कोल है, कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा, इसकी बात करेंगे। इसकी क्या भूमिका है और इससे संबंधित समस्याएं उनको भी देखेंगे। और फिर आ जाते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की आधारित संरचना का क्या महत्व है, कैसी स्थिति है और कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो ये हमारे पूरे इस चैप्टर का उद्देश्य है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, है ना, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। और आप देखेंगे तो एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय अगर आप बिहार की देखोगे या उत्तर प्रदेश की देखोगे तो काफी कम मिलेगी, यानी कि वहां पर ऑन एन एवरेज जो इंसान कमा रहा है बहुत कम कमा रहा है। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स की देखेंगे, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो इनकी आपको अपेक्षाकृत काफी ठीक ठाक मिलेगी, काफी ज्यादा मिलेगी। 2.5 गुना 3 गुना तक का अंतर है। और महाराष्ट्र और गुजरात में देखेंगे तब भी आपको ऐसा दिखेगा। हरियाणा देखेंगे तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, हरियाणा में भी काफी अच्छी आर्थिक आय है। शहरों को देख लेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, या पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, उसको देखेंगे तो उसकी तो बहुत अच्छी आय दिखेगी आपको। तो अलग अलग जगह पर कहीं पर कम आय है, कहीं पर ज्यादा आय है। और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का काम ज्यादा अच्छी तरह से हो रहा है। जैसे हरियाणा और पंजाब अगर आप देखेंगे तो वहां पर खेती की काफी अच्छी स्थिति है, बागवानी की काफी अच्छी स्थिति भी आपको दिखेगी। हिमाचल प्रदेश में भी वैसा सीन आता है कभी कभी। महाराष्ट्र और गुजरात तक अब देखेंगे तो औद्योगिक दृष्टि से काफी ज्यादा आगे हैं, उद्योग बहुत अच्छे लगे हुए हैं। क्यों, उसके कारण क्या है। ऐसे ही अगर आप केरला को देखेंगे तो केरला में पर्यटन बहुत अच्छा होता है ना। साथ में शिक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्वास्थ्य काफी अच्छा है, और सैनिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो सोशल पैरामीटर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है केरला। और ऐसे ही हम लोगों ने एक और उदाहरण दे रखा है बैंगलोर और हैदराबाद का। लखनऊ में भी अखिलेश यादव एक टाइम पर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लखनऊ को भी आईटी सिटी लखनऊ में बनाने की कोशिश की थी, जिसको अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उन्होंने भी आगे ले आने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी उतना अच्छा वहां पर उस तरह का आईटी सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा। नोएडा में कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में बैंगलोर और हैदराबाद आपको लैंड लॉक्ड सिटीज मिलेंगी। लैंड लॉक्ड मतलब जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, और काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्यों प्रगति कर रही हैं। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो काफी हद तक नेचुरली या प्रकृति की तरफ से हमको मिली हुई हैं। जैसे अब पंजाब और हरियाणा में जमीन बहुत अच्छी है भाई, तो खेती करने योग्य जमीन है, तभी तो वहां पर खेती अच्छी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि खेती के करने योग्य जमीन तो बिहार में भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, 3 फसलें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा समस्याएं हैं। अच्छा, आप महाराष्ट्र गुजरात की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर उद्योग बहुत अच्छे हैं। तो इसमें कारण आता है कि
जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल समझ रहे हैं, जो समुद्र तटीय होते हैं, वहां पर आप बाहर से काफी अच्छे से चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो। आपने कुछ बनाया तो आप बड़ी आसानी से दूसरे देशों में भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि समुद्री जहाजों के माध्यम से ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा सामान उसी से एक्सपोर्ट करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट काफी महंगा है अभी भी, तो जो बल्कि सामान होता है, बहुत भारी सामान होता है, उसको हम लोग समुद्री यातायात से इधर उधर भेजा करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उड़ीसा भी तो है कोस्टल स्टेट, है ना, तो वहां पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, या बाकी आप स्टेट्स को देख लोगे तो ऐसा क्यों है। ठीक है, आपको निश्चित रूप से बहुत सारे प्राकृतिक कारण मिलेंगे। यहाँ पे खेती योग्य जमीन है, ये समुद्र तट के पास है ना। ऐसे ही आपको मिलेगा केरल है, तो केरल में आप बोलोगे कि प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का खुद का देश है, ऐसे बोल देते हैं कि ईश्वर का देश है केरल। और बैंगलोर और कर्नाटक में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां पर मौसम काफी, खासतौर से बैंगलोर में काफी अच्छा रहता है। बैंगलोर जो है ना, वो समुद्र तट से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर है, और जैसे जैसे आप समुद्र तट से ऊंचाई पर जाते जाते वहां पे थोड़ी सर्दी पड़ती है। भारत में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है, तो बैंगलोर ऐसी जगह पर आ जाता है, एक प्लेट्यू है, एक पठार पर है, और वहां पर वो भी रीजन है, बाकी आसपास लेक्स भी हैं, तो इसकी वजह से मौसम काफी अच्छा रहता है। तो कहा जा सकता है कि मौसम बहुत अच्छा था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते चले गए। लेकिन सिर्फ ये चीजें नहीं है, प्राकृतिक कारण निश्चित रूप से हैं, लेकिन प्राकृतिक कारणों के साथ साथ जहां पर जो चीजें अच्छी है ना, वहां पर उन चीजों को अच्छी करने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बहुत ही अच्छी तरह से मौजूद है। ये हमें बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक कारण है, लेकिन प्राकृतिक कारण तो बहुत सारी और जगह पर भी मौजूद है। उसके बाद भी इन क्षेत्रों में ऐसा ऐसा क्यों डेवलप हुआ, उसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो आधारिक संरचना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, जैसे बैंगलोर और हैदराबाद में काफी अच्छे से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, दूरसंचार प्रौद्योगिकी पर काम किया गया, उस तरह की चीजें की गई, साथ में योजनाएं भी सरकार इस तरह से लेकर के आई। बाहर की कंपनियों को आने का अवसर दिया गया, ठीक से आप चीजों को स्टैब्लिश कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर मुहैया कराई गई। केरल में सरकार ने, वहां के लोगों ने साक्षरता पर, है ना, आपको देखेगा तो 100% के आसपास आपको लिटरेसी दिखती है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि कंप्लीटली 100% हो गई, तो उसमें जो वयस्क लोग थे उनको भी साक्षर किया गया अलग से प्रोग्राम चला करके, तो काफी अच्छी चीज है। स्वास्थ्य में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अभी देश में कोविड-19 की समस्या चल रही है, तो एकदम नॉर्थ केरला में एक जगह पर थी कासरगोड, वहां पर स्टार्टिंग में केसेस आने स्टार्ट हुए थे, क्योंकि केरला के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में, दुबई में, कतार में, कुवैत में, सऊदी अरब में काम करते हैं, और वहां से काफी लोग भारत आते हैं, तो बाहर के आने की वजह से वहां पर चांसेस थे कि ज्यादा बढ़ जाएगा, और कोविड-19 केसेस आए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया। समझ रहे हैं? तो यहां पर भी आपको दिखेगा कि केरल जैसे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होने का कितना ज्यादा फायदा पूरे समाज को मिला, पूरी इकोनॉमी को मिला। और ऐसे ही आप सफाई की बात करेंगे तो उसमें भी केरला काफी अच्छा है। तो कई कारण क्या है, यहाँ पर बहुत सारी तरह का जो आधारिक संरचना की आवश्यकता थी वो यहाँ पर मुहैया कराई गई। ऐसे ही आप देखो कि महाराष्ट्र और गुजरात में रोड्स का नेटवर्क काफी अच्छा है, रेलवे काफी अच्छा है, खासतौर से रोड्स का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, और पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पड़ता है आपका मुंबई में, ठीक है, और साथ में हवाई अड्डों को भी हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अब यूपी में, मैं कानपुर से आता हूँ ओरिजिनली, कानपुर काफी बड़ा शहर है, लेकिन उस हिसाब से वहां पर हवाई अड्डा उतना ज्यादा ठीक नहीं है, लखनऊ पास में वो फैक्टर पड़ता है। लेकिन ओवरऑल आप बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे जिसकी आवश्यकता होती है, जो बिजनेस को ग्रो करने का मौका देता है, वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से मौजूद है। और निश्चित रूप से इनको कोस्टल स्टेट्स होने का फायदा मिलता ही है, समुद्र तट पर ये लोग मौजूद हैं, दोनों ही राज्य। अच्छा, अब आपका पंजाब और हरियाणा है, नहरों की काफी अच्छी व्यवस्था है, पानी काफी अच्छे से आपको मिल जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स आते हैं ना, कि नहरों की अच्छी व्यवस्था है, ये सारी चीजें, रोड्स अच्छी हैं, इन सबको मिला करके ही ऐसी चीजें जो किसी भी देश को औद्योगिक और कृषि उत्पादन में सहायता करें, इसको बढ़ाने में, ऐसे ही घरेलू और विदेशी व्यापार को ज्यादा अच्छे से सुचारू रूप से चला पाए और उसमें मदद करें, और साथ में वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में मदद करें। ऐसी जो सुविधाएं होती है उनको हम लोग मिलाकर के क्या बोल देते हैं, आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप डिफाइन करना चाहोगे आधारिक संरचना को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सभी सहयोगी संरचनाएं। ये कैसी है, ये सहयोगी हैं, ये इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। रोड आपने बना दी, रोड का अपने में अकेला कोई महत्व नहीं है, अगर आपसे उसको लोगों को इधर उधर ले जाना है। अगर रोड खुद में ही महत्वपूर्ण होती तो आप तो पूरे देश में रोड बनाते रहो, जहां पर कोई नहीं भी रहता वहां भी रोड बना दो, उसका कोई मतलब है क्या। वो रोड तब इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सहायक है, इन इटसेल्फ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर लोगों को जल्दी पहुंचाना है, अगर अभी मैं उदयपुर में हूं, उदयपुर से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है चांदनी, छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा, लेकिन और काफी ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर रहती है। मैं एक बार गया तो मुझे दिखा पड़ा ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो वो सुंदर जगह मैं तब देख पाया जब वहां पर रोड थी। तो हो सकता है कुछ पर्यटक वहां पर आ पाए, लेकिन पर्यटन वहां पर तब उभर करके आएगा, लोगों को टूरिज्म की वजह से पैसे तब मिलना स्टार्ट होगी जब वहां पर रोड होगी। अगर रोड नहीं होती तो मैं नहीं जा सकता था वहां पर, आप समझ रहे हैं?
तो रोड इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ और तरह की आर्थिक गतिविधि को इनेबल करती है। किसी आर्थिक गतिविधि को आप सुचारू रूप से चला सकते हो और देश का आर्थिक विकास हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सभी जो सहयोगी संरचनाएं हैं जो किसी देश के विकास को संभव बनाती है उनको हम लोग बोल देते हैं आधारिक संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, वो इनको दो तरह से विभाजित करते हैं, दो भागों में। बोलते हैं यार कि देखो कुछ तो होती है हमारे सामाजिक आधारिक संरचनाएं और कुछ होती है हमारी आर्थिक। सामाजिक में क्या हो गया, किसी देश में कितने स्कूल्स, जैसे भारत में 18 लाख से कुछ ज्यादा स्कूल्स हैं, फिर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। यूएसए आपको मिलेगा, अमेरिका का प्रगति में वहां के विश्वविद्यालयों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो भारत में विश्वविद्यालय काफी तेजी से बढ़े हैं आजादी के बाद खास तौर से, लेकिन अभी भी काफी अच्छी स्थिति नहीं है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, एग्जामिनेशन टाइम से नहीं होते। अभी बहुत सारी जगह पर चीटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि नकल करा दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी अजीब सिस्टम है। सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि शादी के लिए आपको बीएससी बीए और एमए होना चाहिए, कैसे पढ़ाई की उसका मतलब नहीं है। तो इस वजह से यूपी में तो मैं जानता हूँ बहुत सारी जगह पर नकल हो रही होती है, पूरी यूनिवर्सिटीज इस तरह के अलग अलग कॉलेज में कराती है। एनीवेज पॉइंट ये है कि देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, इससे संबंधित आधारिक संरचनाएं कैसी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है, मतलब सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग होना जरूरी नहीं है, साथ में टीचर्स कैसे हैं, साथ में बाकी जो संसाधनों की आवश्यकता है वो कैसा है। ऐसे ही स्वास्थ्य अस्पताल कैसे हैं, किस तरह के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की संख्या कितनी है, प्रति लाख पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर्स है। तो हमारे देश में काफी कम है, 1 लाख की आबादी पर जजेस और डॉक्टर्स की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, पुलिस कर्मियों की भी संख्या बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक समाज के रूप में अपने यहाँ बहुत कम डॉक्टर्स बना पा रहे हैं, हम एक समाज के रूप में बहुत कम जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, हम एक समाज के रूप में बहुत कम पुलिस कर्मियों को जगह दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ रहता है, बहुत ओवरबर्डन रहते हैं, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये क्या हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है इसकी बात करेंगे। मैं तो आपको थोड़ा संक्षेप में बताता जा रहा हूं। साथ में आवास कैसा है, लोगों को रहने की की व्यवस्था है, या बहुत सारे लोग हैं जो स्लम्स में रह रहे हैं। मुंबई में आप देखोगे तो चौल बोलते हैं वहां पर, तो चौल में आधी पॉपुलेशन मुंबई की ऐसी जो चौल वगैरह में रहती है, जो बहुत ज्यादा अच्छे घर नहीं रहते हैं, जहां पर गिरने की आशंका भी होती है, कुछ 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो गिर सकती हैं। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। स्वच्छ पेयजल, दिल्ली के आसपास का ऐसा क्षेत्र है बहुत सारा जहां पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से आसपास के लोग हैं यमुना का पानी पी करके कैंसर ग्रसित होते चले आ रहे हैं, तो हमने अपनी नदियों को भी बर्बाद कर दिया है। तो सामाजिक, आपको इन सारी बातों से सुनते ही समझ में आ गया होगा कि भारत में जो सामाजिक आधारित संरचना है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हम लोग अगर आजादी से तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट भी किया है। तो ये हमारा इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोल देते हैं सोशल, सामाजिक। अब आते हैं आर्थिक में। नॉर्मली जब आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं कहीं पढ़ोगे ना, तो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हम लोग रिलेट करते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ध्यान रखिएगा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली एंड इन सम केसेस रादर मोर इंपॉर्टेंट है आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कई बार नहीं सोचते। जब कोई बोलता है आधारिक संरचना, तो हम कई बार नहीं सोचते कि अस्पताल की बात भी होगी, हम कई बार नहीं सोचते कि जुडिशियल सिस्टम की भी बात होगी, है ना, कि या शिक्षा की बात होगी, पूरे देश में किस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्थिक में तो आपको पता ही है, रोड सबसे पहले, ठीक है, कि सड़क है कि नहीं है। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर के भी आए थे। अभी भारत में एक्सप्रेसवेज बनने की बात हो रही है और बहुत सारे बन भी गए हैं। आगरा लखनऊ है, यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से लेकर के आपके आगरा तक, फिर रिंग रोड आधी बनी हुई है बैंगलोर में, ऐसे बहुत सारे हैं। अहमदाबाद से वडोदरा के बीच में है। फिर रेलवे में अभी बहुत सारे जो बड़ा काम चल रहा है वो चल रहा है। एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का वेस्टर्न और ईस्टर्न बनना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चला करेंगी। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप कभी देखेगा। और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात भी हो रही है कि हम लोग डीजल से ना चलाएं, पहले कोयले से चला करती थी, फिर डीजल से चल रही है, हम लोग सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन को चलाएं, तो उसका काफी बेनिफिट मिलता है, एनर्जी सेव करने में मिलता है। साथ में बंदरगाह कैसे हैं, भारत में बंदरगाहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे तो शंघाई पोर्ट अकेला ऐसा है जो भारत के टॉप 10 बंदरगाहों से ज्यादा चीजों को अकेले मैनेज कर लेता है, शंघाई चाइना में। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें काफी ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। हवाई अड्डों की भी काफी समस्या दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा लोगों की पहुंच तक चला जाता जा रहा है, लेकिन भारत में मुंबई एयरपोर्ट है और दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है, एक ही हवाई पट्टी उसमें यूज कर पाते, दिल्ली में तो फिर भी 3 है, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। बांध की समस्या आती है खासतौर से साउथ इंडिया में, जहां पर पेरेनियल रिवर्स नहीं है। पेरेनियल मतलब ऐसी नदियां जिसमें हमेशा पानी फ्लो करता रहे, तो वहां पर बांध से ही पानी रोक करके
शहरों को पूरी आपूर्ति की जा सकती है, और उसको लेकर के काफी झगड़ा वगैरह भी होता है। कावेरी का इश्यू है, काफी दिन से चला आ रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में काफी बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। और ऐसे ही बिजली घर कैसे, पावर स्टेशन कैसे हैं, ये हमने काफी अच्छा काम किया। बिजलियों के मामले में पहले बहुत कमी हुआ करती थी, पाकिस्तान में आज भी बहुत कमी चलती है। हम लोग के पास अब सरप्लस हो गया है, हम लोग बिजली 24 घंटे भी दे सकते हैं सारे लोगों को, लेकिन देते इसलिए नहीं, क्योंकि दुख की बात है बहुत सारे लोग बिजली की चोरी करते हैं, और कई लोग बिजली के उस दाम पर भी खरीदने के लिए काबिल नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा गरीबी भी है। लेकिन अब हमारे पास बिजली का वैसे सरप्लस है, तो ये काफी अच्छी चीज हुई है। तेल और गैस पाइपलाइन पर काफी काम भी चल रहा है, ईरान से लेकर के आने की बात थी, जिसमें पाकिस्तान ने थोड़ा अड़ंगा लगा दिया था, तो वैसा है, लेकिन बाकी सारी जगह पर है, तो इसमें भी हमें काम करने की आवश्यकता है। एक पूरे देश में गैस पाइपलाइन बिछाने में भी एक हल्दिया तक का प्रोजेक्ट चल रहा है इलाहाबाद से लेकर के, उसका भी मैं कभी बताऊंगा अलग से। ऐसे ही फिर दूर संचार सुविधाएं, दूर संचार में हम लोग क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ इंडिया में कंपनीज आई, खासतौर से रिलायंस जियो जब आया था 2017 सितंबर में, तो उसके बाद से उसने एक तरह से क्रांति ला दी। भारत में बहुत तेजी से डेटा कंजम्पशन बढ़ा, बहुत तेजी से मोबाइल का इंटरप्रिटेशन, स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन बढ़ने लगा, डेटा का पेनिट्रेशन बढ़ने लगा, और इसी वजह से शायद आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले 225 रुपए का एक जीबी डेटा हुआ करता था, जो घट करके 3 रुपए 4 रुपए तक आ गया है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं भी हुई हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इसी चैप्टर में। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएगा। और साथ में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से देश को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो डाउट हो तो आगे के वीडियोस में जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।